जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो साथियों, अगर बात करें आज के क्लास के बारे में, तो आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 एग्जाम के लिए नए पैटर्न पर आधारित करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी जो कि इसका एग्जाम अगस्त में 3 अगस्त से 21 अगस्त तक ले लिया जाएगा। तो अब एग्जाम के बहुत ही कम समय बच रहा है दोस्तों। तो आज के इस करंट अफेयर्स को अगर आप लोग देख ले रहे हैं तो 3 अगस्त के पेपर में हो सके ये हूबहू पूछ सकता है दोस्तों। तो आज को क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से इसे शेयर भी कर दीजिए। तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर और देखते हैं कि आज के प्रश्न आप सभी के लिए कैसा होने वाला है दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न कहता है साथियों कि 2026 में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने हेतु नया समझौता किया है। तो वह कौन सा देश है जो कि भारत ने उस देश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने का समझौता किया है। तो वो देश है दोस्तों फ्रांस। कौन सा देश है? तो फ्रांस। भारत और फ्रांस ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा तथा उन्नत तकनीक के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत किया है दोस्तों। यह समझौता हिंद प्रशांत के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि 2026 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास रही है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस वर्ष G20 की अध्यक्षता किस देश के पास रही है। तो वह है दक्षिण अफ्रीका के पास। क्या? दक्षिण अफ्रीका के पास। तो 2026 में G20 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के पास रही है। इस दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था, क्या? वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि 2026 में भारत सरकार ने किस समिति का गठन चुनाव सुधारों के अध्ययन के लिए किया है। तो बताइए कि नरेंद्र मोदी जो कि 2026 ने किस समिति का गठन किए हैं जो कि चुनाव सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया है। तो हो जाएगा उच्च स्तरीय समिति। कौन सा हो जाएगा? उच्च स्तरीय समिति। तो इसके बारे में बात करें साथियों, तो चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए, क्या? पारदर्शी यानी कि पब्लिक को जानने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति ने चुनाव सुधारों से जुड़े कई सुझाव प्रस्तुत किए हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो कहता है कि बिम्स्टेक का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आप लोग जल्द से कमेंट करके बताइए कि बिम्स्टेक होता है उसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था क्षेत्रीय आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग का बढ़ावा देना। क्या था? क्षेत्रीय आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग का बढ़ावा देना दोस्तों। बिम्स्टेक है जो कि बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देशों के बीच व्यापार परिवहन, क्या? व्यापार परिवहन, ऊर्जा तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है साथियों कि 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है। तो इसका उत्तर जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था वैश्विक आर्थिक सहयोग एवं विकासशील देशों की भागीदारी को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट 40 करंट अफेयर्स के प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके सीधे हो सके 3 अगस्त के पेपर में ये सीधा ही लड़ जाए दोस्तों। तो अगर आज का क्लास आप सभी को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे जल्दी से शेयर भी कर दीजिए। तो प्रश्न संख्या 6 कहता है साथियों कि वन इलेक्शन पर सुझाव देने वाली उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है दोस्तों। तो इसका उत्तर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वन इलेक्शन पर सुझाव देने वाली उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो वो होते हैं दोस्तों रामनाथ कोविंद। क्या? रामनाथ कोविंद थे। पूर्व राष्ट्रपति थे। कौन? पूर्व राष्ट्रपति थे। कौन थे? तो रामनाथ
कोविंद पूर्व राष्ट्रपति थे। कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की संभावनाओं का अध्ययन किया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है साथियों कि क्वाड समूह में कौन सा देश शामिल नहीं थे। तो इसका उत्तर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्वाड समूह है जिसमें इनमें से कौन से देश है जो कि शामिल नहीं है। तो वो है दोस्तों फ्रांस। कौन है? फ्रांस है जो कि क्वाड समूह में शामिल नहीं है। क्वाड समूह में कौन कौन शामिल है? तो जो कि भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। कौन? अमेरिका है दोस्तों। तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि क्वाड समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि फ्रांस है, इस समूह में शामिल नहीं है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है साथियों कि एससीओ यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या था दोस्तों। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो इसका उद्देश्य था क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोध और आर्थिक सहयोग को। क्या? क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोध और आर्थिक सहयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो प्रश्न संख्या 9 कहता है दोस्तों कि 2026 में भारत ने किस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है। तो इसका उत्तर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि भारत ने 2026 में किस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। तो वो है हरित ऊर्जा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन। क्या? जलवायु परिवर्तन, सतत विकास के क्षेत्र में कई देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार नियमों से संबंधित है। तो वो कौन सा है दोस्तों संगठन जो कि वैश्विक व्यापार नियमों से संबंधित है। तो वो है WTO। क्या? WTO। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या? ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा कि WTO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है साथियों कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी कि IMEC का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों कि आर्थिक गलियारा IMEC, पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों। हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि IMEC का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मतलब है आप लोग कमेंट करके इसको जरूर बताइए। तो उसका उद्देश्य था दोस्तों व्यापार एवं कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। क्या उद्देश्य था? व्यापार एवं कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। IMEC का उद्देश्य था कि मध्य पूर्व और यूरोप के बीच व्यापार, रेल, बंदरगाह और ऊर्जा कनेक्टिविटी को मजबूत करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो प्रश्न संख्या 12 कहता है साथियों कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। तो इसका उत्तर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो है न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को आप लोग याद रखिएगा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है कि भारत किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का संस्थापक सदस्य नहीं है। तो इनमें से भारतीय किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का संस्थापक नहीं है दोस्तों। तो इसका उत्तर आप लोग जल्द से कमेंट करके बताइए। तो वह है कि ब्रिक्स है, जो कि ब्रिक्स का अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत नहीं है दोस्तों। ब्रिक्स की स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और भारत इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं है। लेकिन संगठन के शुरुआत पहले ब्रिक्स के रूप में हुई थी। लेकिन संगठन की शुरुआत पहले ब्रिक के रूप में हुई थी। क्या? ब्रिक के रूप में हुई थी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को।
तो कहता है दोस्तों कि ASEAN का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ASEAN का मुख्य उद्देश्य होता है दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक एवं क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ISA का मुख्यालय है जो कि गुरुग्राम यानी हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है दोस्तों। तो इसका उत्तर आप लोग याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वह है हरियाणा के गुरुग्राम में दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। इसका उद्देश्य था सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। तो आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक स्वास्थ्य से संबंधित है। क्या दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है जो कि वैश्विक स्वास्थ्य से संबंधित है। तो वो होता है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मूला इसका अर्थी होता है फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग ये याद रखिएगा कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो वैश्विक स्वास्थ्य रोग नियंत्रण और महामारी प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करती है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो प्रश्न संख्या 17 कहता है साथियों कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जल्द से बताइए। तो भारत और फ्रांस के बीच जो रणनीतिक साझेदारी है वह समुद्री सुरक्षा, क्या समुद्री सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा और हिंद प्रशांत के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत बनाना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रक्षा एवं हिंद प्रशांत का सहयोग को मजबूत बनाना। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मुख्य कार्य क्या है। तो IMF का मुख्य कार्य है जो कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता एवं सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है साथियों कि विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो वर्ल्ड बैंक का प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों कि विकासशील देशों को विकसित हेतु वित्तीय सहायता देना। यानी कि जो देश विकास कर रहा है, विकासशील कहते हैं कि जो देश विकास कर रहा है उसको ऋण प्रदान करना। वर्ल्ड बैंक का काम है कि जो देश विकास कर रहा है उसको ऋण प्रदान करना, यानी कि लोन देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। I2U2 क्या I2U2 समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है दोस्तों। तो I2U2 समूह में भारत, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात जो कि है, और कौन है तो USA क्या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका शामिल है दोस्तों। तो इनमें से हो जाएगा कि जो कि रूस इस समूह में शामिल नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसका उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीकी और निवेश के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो प्रश्न संख्या 21 कहता है साथियों कि FATF का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो FATF का फुल फॉर्म होता है जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के लिए वैश्विक मानक तय कर रहा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाना FATF का मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है साथियों कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। क्या कि UNSC के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो होता है 5। कितना होता है 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है दोस्तों कि G7 समूह में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है। तो G7 है जो कि इसमें भारत सम्मिलित नहीं है दोस्तों। G7 में है जो कि कनाडा, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, ये सभी देश है जो कि शामिल है दोस्तों। और भारत है जो कि G7 का सदस्य नहीं है दोस्तों, लेकिन कई बार विशेष
आमंत्रित देश के रूप में भाग लेता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो नेबरहुड का मतलब होता ही है दोस्तों कि पड़ोसी। फर्स्ट का मतलब है पहला, पॉलिसी का मतलब होता है नियम। क्या होता है? पॉलिसी का मतलब होता है नियम। तो दोस्तों नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का मतलब होता है पड़ोसी देशों के साथ सहयोग और संबंध मजबूत करना, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि ग्लोबल साउथ शब्द का संबंध किससे है। तो इसका उत्तर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ग्लोबल साउथ शब्द का संबंध किससे होता है। तो वो होता है विकासशील एवं अल्प विकसित देशों से। विकासशील एवं अल्प विकसित देशों से आप लोग याद रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। कि क्या निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है जो कि परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। तो वो है IAEA। क्या होता है? IAEA इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। क्या होता है? परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो इसका उत्तर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका मुख्य उद्देश्य था व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। CEPA के माध्यम से भारत और UAE के बीच, क्या इंडिया और UAE के बीच व्यापार, निवेश और निर्यात को बढ़ावा मिलता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों। क्या कि ब्रिक्स यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो वो होता है शंघाई में। कहाँ? शंघाई में। और ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB का मुख्यालय शंघाई है, जो कि चीन में है। कहाँ है? चीन में है, यहाँ उस स्थित है दोस्तों। और इसका क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था सदस्य देशों में विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देना। क्या? वित्तीय सहायता देना यानी कि लोन देना। क्या दोस्तों? लोन देना, यानी कि इसमें जो सदस्य थे उसके विकास के लिए ये सभी मिलकर लोन देते थे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो आप लोग इसका उत्तर जल्दी से कमेंट करके बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो म्यांमार है जो कि भारत का पड़ोसी देश है, भूटान है जो कि भारत का पड़ोसी देश है, अफगानिस्तान है जो कि भारत का पड़ोसी देश है, थाईलैंड है जो कि बहुत ही दूर है, यह भारत का पड़ोसी देश नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक एवं रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि भारत किस संगठन का सदस्य है लेकिन उसका संस्थापक सदस्य नहीं है। क्या कि भारत किस संगठन का सदस्य है लेकिन उसका संस्थापक सदस्य नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी, संघाई सहयोग संगठन का भारत तो सदस्य है, लेकिन जब इसका संस्थापक हुआ था दोस्तों तो तब उस समय भारत इसका सदस्य नहीं था। तो इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 2001 में कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। उस समय चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान सभी जो कि शामिल थे दोस्तों। और भारत के शामिल के बारे में बात करें तो भारत इसमें इस सदस्य में 2017 में शामिल हुआ था दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि भारत अफ्रीका सहयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो भारत अफ्रीका सहयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो इसका उद्देश्य है व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों। तो पहले के क्लास में यानी कि पहले करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन हम लोग करा चुके हैं दोस्तों, उसमें बता चुके हैं कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर देना।
यह आप लोग के लिए छोड़ देता हूं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, काठमांडू में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो बिम्स्टेक का सदस्य इनमें से कौन नहीं है, तो पाकिस्तान था जो कि बिम्स्टेक का सदस्य नहीं था साथियों। और बिम्स्टेक के सदस्य के बारे में बात करें तो वो हो जाएगा भारत। कौन हो जाएगा? भारत, यानी कि इंडिया हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा दोस्तों। ये सभी बिम्स्टेक का सदस्य था दोस्तों। और पाकिस्तान है जो कि बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है। तो वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है पूरा विश्व एक परिवार है। क्या होता है? पूरा विश्व जो कि एक परिवार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि भारत की विदेश नीति में सागर पहल का संबंध किससे है। तो भारत की विदेश नीति में सागर पहल का संबंध किससे है? तो हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और विकास से है दोस्तों। तो इसका उत्तर आप लोग याद रखिएगा। तो सागर का संबंध किससे है? तो हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और विकास से। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। दोस्तों अगर क्लास आज का अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और जल्दी से शेयर भी कर दीजिए। तो कहता है दोस्तों प्रश्न संख्या 37 कि G20 का अस्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है। क्या कि G20 का अस्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यह प्रश्न को हम लोग पहले बता चुके हैं कि G20 होता है जो कि इसका कोई अस्थायी सचिवालय नहीं होता है। इसकी अध्यक्षता हर वर्ष बदलती रहती है और सचिवालय जो कि बदलते रहता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई अस्थायी सचिवालय नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो इसका उत्तर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा संगठन है जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो वो होता है UNFCCC, यानी कि यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? तो यूनाइटेड नेशन, आप लोग याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि COP सम्मेलन मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है दोस्तों। तो COP है जो कि मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है। तो वह है जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण संरक्षण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है साथियों यह आज का लास्ट प्रश्न है साथियों। अगर क्लास आज का अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यह सब प्रश्न को आप लोग बिल्कुल ही रट जाइए दोस्तों, क्योंकि यह रेलवे ग्रुप डी में पूछेगा ही पूछेगा दोस्तों। तो कहता है कि भारत किस अंतर्राष्ट्रीय समूह का सदस्य है जिसका उद्देश्य आतंकवाद, सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। तो वह है SCO। क्या? SCO यानी कि संघीय कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोध और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।